हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वीसीएल एजुकेशन। इस वीडियो में हम एनटीपीसी पॉलिटी का जो प्रीवियस ईयर 2016-17 में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करने का प्रयास किया है। तो चलिए अपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं और क्या क्वेश्चन है और इसके अकॉर्डिंग कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और पूरी अच्छी तरीके से पूरा आपको डिस्क्राइब मिलेगा। और यहाँ चलिए हम अपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ से देखते हैं। और फर्स्ट वाले क्वेश्चन को बताने से पहले बताना चाहते हैं, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए अपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ से देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? तो वित्तीय आपातकाल किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है? वित्तीय आपातकाल की बात करोगे तो आर्टिकल रखा गया है 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। मतलब अपने यहाँ वित्तीय आपातकाल या अपने यहाँ वित्तीय आपातकाल कब घोषणा की जा सकती है? जब हमारे यहाँ वित्तीय संकट उपलब्ध हो जाए तब हमारे यहाँ वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। इसकी घोषणा किसके द्वारा की जाती है? इसकी घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति इसकी घोषणा करता है। और आपातकाल के बारे में और आइए हम जान लेते हैं। आर्टिकल 352 क्या कहता है? आर्टिकल 352 कहता है कि आपको राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आर्टिकल 352 के तहत की जाती है। मतलब इसमें क्या होता है, जब हमारे यहाँ कोई बाहरी अटैक हो चुका है या अटैक होने का खतरा बना हो तो वो आर्टिकल 352 का प्रयोग करके राष्ट्रपति यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। आर्टिकल 356 की बात करोगे तो आर्टिकल 356 की बात करोगे तो यहाँ जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वो 356 आर्टिकल के तहत। ये कैसे लगाया जाता है? यहाँ पे ये होता है कि यदि भारत के किसी भी कोने में क्या हो कि संवैधानिक तंत्र फेल हो गया हो तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। और हमने बात कर लिया कि आपातकाल 360 के बारे में, आर्टिकल 360 के बारे में हमने बात कर लिया। आर्टिकल 360 जब हमारे यहाँ वित्तीय संकट आ गया हो तब वहाँ राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। आई होप कि यहाँ से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 72 के बारे में। आर्टिकल 72 क्या कहता है? आर्टिकल 72 के अनुसार आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति दी गई है। मतलब राष्ट्रपति किसी को किसी भी व्यक्ति को दंड दिया गया है तो राष्ट्रपति उसको कम कर सकता है या उसको हटा सकता है। तो ये राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति की बात करोगे तो आर्टिकल 72 आता है। अर्थात आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में, क्षमादान की शक्ति के बारे में वर्णन करता है। आर्टिकल 143 क्या कहता है? 143 ये कहता है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से क्या कर सकता है? परामर्श ले सकता है। मतलब राष्ट्रपति की शक्ति 143 के अंतर्गत ये होती है कि ये उच्चतम न्यायालय से अपना परामर्श ले सकता है। आर्टिकल 148 के किसका वर्णन करता है? आर्टिकल 148 वर्णन करता है सीएजी की नियुक्ति के बारे में। सीएजी कौन होता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक। जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है उसके नियुक्ति के बारे में बात करता है हमारा आर्टिकल 148। तो आई होप कि आपको यहाँ से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वाला ऑप्शन आपका सही होता है। 18 अप्रैल 2016 के तीसरी पाली में क्वेश्चन पूछा गया है। हूबहू ये क्वेश्चन आपकी बार भी आ सकता है और यहाँ जितने भी डिस्क्राइब किए गए हैं इन सारी जगह से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए, क्वेश्चन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए सेकेंड वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड वाला जो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सेकेंड वाला क्वेश्चन कहता है कि किसी अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है किसी वैध कारणों के साथ राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। हमने बताया कि आर्टिकल 356 के तहत
भारत के किसी भी कोने में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। मतलब वहाँ पे अगर संवैधानिक तंत्र फेल हो गया हो तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है आर्टिकल 356 के तहत। इसको हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया है। ये 29 अप्रैल 2016 को प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा गया है। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड वाला जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है? थर्ड वाला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था 1951 को। 1951 को भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया है और ये 4 अप्रैल 2016 को तीसरी पाली में क्वेश्चन पूछा गया है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने 4 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था? प्रस्तावना की बात कर रहा है। प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के तहत संशोधन किया गया था? ये संशोधन किया गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था और ये किया गया था 1976 को ये संविधान संशोधन किया गया था। इसमें 2 मूल शब्द जोड़े गए थे। मतलब 2 उस मूल शब्द क्या जोड़े गए थे कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। क्या? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष मूल शब्द जोड़े गए थे। ये आर्टिकल 1976 की बात कर रहा है। 1976 में ये संविधान संशोधन हुआ था और यहाँ बात करेंगे तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं को हम देखने वाले हैं। 35वां संविधान संशोधन होता है ये 1974 को। 1974 के तहत यहाँ जो संरक्षित राज्य का दर्जा, जो संरक्षित राज्य था अपना सिक्किम को अपने यहाँ मिलाया जाता है 22वें राज्य के रूप में। 22वें राज्य के रूप में अपने यहाँ मिला लिया जाता है और ये किस संविधान संशोधन के तहत? ये 35वें संविधान का संशोधन के तहत, उसके संरक्षित राज्य का दर्जा को समाप्त करके। और उसके बाद और यहाँ संविधान संशोधन की बात कर लोगे तो जो 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन क्या कहता है? ये 44वां संविधान संशोधन कहता है कि जो आपका संपत्ति का अधिकार था, मूल अधिकार आपका संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा करके 44वें संविधान संशोधन में आपको एक कानूनी अधिकार बना दिया जाता है। जो ये संविधान संशोधन हुआ था 1978 के तहत। 1978 में 44वां संविधान संशोधन होता है और इसमें क्या किया जाता है? आपके संपत्ति का अधिकार जो था, मूल अधिकार था, उसको हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया जाता है। और ये 29 अप्रैल 2016 प्रथम पाली में ये सारे क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये 4 नंबर वाला क्वेश्चन। और यहाँ देखो, जो 22वें राज्य के रूप में हमने सिक्किम को मिला लिया। अगर 25वें राज्य के रूप में बात करेंगे तो गोवा को मिलाया गया था। किसको? गोवा को मिलाया गया था। और यहाँ देखो, गोवा को पहली बात तो इसको महाराष्ट्र में विलय की, महाराष्ट्र राज्य में इसको विलय के लिए 1967 में इस प्रस्ताव दिया गया था कि आप महाराष्ट्र में मिल जाएं। फिर यहाँ पे क्या किया जाता है? जनमत संग्रह कराया जाता है। तो यहाँ के लोगों ने चुना कि हमें क्या स्वतंत्र रहने के लिए मतलब उन्होंने चुना। तो उसको क्या किया? केंद्र शासित प्रदेश को बना करके उसको अपने यहाँ मिला लिया जाता है। कितना? 1987 में अपने यहाँ 25वें राज्य के रूप में गोवा को मिला लिया जाता है। और आई होप कि यहाँ से आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे और सारा डिस्क्राइब भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने 5वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 5वां नंबर वाला जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 22वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं में से किसे शामिल नहीं किया गया? देखो, भारतीय 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा को शामिल नहीं किया गया है? तो वो है कन्नड़ भाषा को शामिल नहीं किया गया है। ये कन्नड़ भाषा को शामिल नहीं किया गया। और शामिल कौन कौन से? बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी को भी शामिल किया गया है। किसको? डोगरी को भी शामिल किया गया है। आई होप कि यहाँ से आपको क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे।
आगे चल, और ये क्वेश्चन देखो कब पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है 27 अप्रैल 2016 को, तीसरी पाली में क्वेश्चन पूछा गया है। और चलते हैं अपने 6 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो 6 नंबर वाला जो क्वेश्चन है हमारा उसको देखते हैं। 6 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 नंबर वाला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है। कहाँ? निजी उच्च शिक्षा संस्थानों में। निजी उच्च शिक्षा संस्थानों में मतलब उनके सीटों के संरक्षण के बारे में बात कर रहा है। तो सीटों के संरक्षण के बारे में किस संविधान संशोधन में उन पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण प्रदान किया गया। और यहाँ पिछड़ा वर्ग नहीं या अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में भी यहाँ से इसी संविधान संशोधन में किया गया था। तो ये संविधान संशोधन अपना आता है 93वां संविधान संशोधन। इसके तहत ये सारी चीज़ें की गई हैं। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। 7 अप्रैल 2016 को तीसरी पाली में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए चलते हैं अपने 7 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर वाला जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान का 99वां संशोधन किसके बारे में है। संविधान का जो 99वां संविधान संशोधन है वो किसके बारे में है। भारत के जीएसटी शुरू करना, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना, हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र का विकास के लिए कदम उठाने के लिए कर्नाटक के राज्यपाल के सशक्त बनाना, बांग्लादेश और भारत के बीच भूमि सीमा का समझौता करना। ये 7 अप्रैल 2016 को तीसरी पाली में क्वेश्चन पूछा गया है। कब? 7 अप्रैल 2016 को तीसरी पाली में क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन होता है वो खा वाला ऑप्शन आपका सही होता है। कौन सा ऑप्शन आपका खा वाला ऑप्शन सही हो जाता है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना। ये 99वां संविधान संशोधन इसका वर्णन करता है। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सूची दी गई है। तो इसमें पहली अनुसूची में राज्यों और संघ के राज्यों की सूची के बारे में पहली अनुसूची वर्णन करती है। और दूसरी अनुसूची में जो राज्य व्यवस्था के पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन और भत्तों की बात करता है दूसरी अनुसूची। और देखो ये कब क्वेश्चन पूछा गया है, 12 अप्रैल 2016 को तीसरी पाली में क्वेश्चन पूछा गया है। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं अपने 9 नंबर की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता है। 6ठी अनुसूची का पालन कौन सा नहीं करता है और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासनिक नियंत्रण से संबंधित है। 6ठी अनुसूची क्या है, जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं उनके प्रशासनिक और नियंत्रण के बारे में उल्लेख करता है। और ये कहाँ मतलब ये कौन से राज्य की बात नहीं करता है, ये राज्य की बात नहीं करता है नागालैंड के छोड़ करके असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। एक राज्य और जोड़ लो, मिजोरम। इन चारों राज्यों का 6ठी अनुसूची वर्णन करता है जिसमें जनजातीय क्षेत्र हैं और इनका प्रशासन और नियंत्रण के बारे में पूरी चीज़ें वर्णन करता है। ये 28 अप्रैल 2016 को तीसरी पाली में क्वेश्चन पूछा गया है। आई होप कि ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इस सेशन के लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन हमारा है उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के 7वें अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसने कार्यभार संभाला। देखो ये 7 अप्रैल 2016 को दूसरी पाली में क्वेश्चन पूछा गया है। कब? 7 अप्रैल 2016 को। तब उसने लिखा, जब 2016 को क्वेश्चन पूछा गया था हूबहू यही क्वेश्चन उतार दिया गया है। तो इसमें क्या कहा गया कि अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसने कार्यभार संभाला। देखो हाल ही में किसने कार्यभार संभाला, ये चीज़ें आज जो आएंगी ये चीज़ें नहीं आएंगी। अगर ये चीज़ें 2016 में पूछा गया था, जो 2016 में फरवरी में HL दत्तू को नियुक्ति मिली थी कौन, मानवाधिकार आयोग के बारे में। मतलब मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष फरवरी 2016 में HL दत्तू को बनाया गया था। तो 2016 7 अप्रैल को ये क्वेश्चन पूछ लिया, तो इसलिए कहा हाल ही की बात कर रहा है। लेकिन अब जो क्वेश्चन इस बार बनेगा, अब इनका देखो जो रिटायर होंगे ये 2 दिसंबर 2020 को रिटायर हो जाएंगे। दिसंबर 2020 को रिटायर हो जाएंगे।
अगर 2 दिसंबर के पहले कोई भी एग्ज़ाम पूछता है, कोई भी एग्ज़ाम होता है 2 दिसंबर से पहले, तो उसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? उसमें पूछा जाएगा कि हाल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 7वें अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे रिटायर होना है, किसे रिटायर होना है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो 2 दिसंबर 2020 से पहले पूछेगा। और 2 दिसंबर के बाद अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो ये पूछ सकता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 7वें अध्यक्ष के रूप में हाल ही में कौन रिटायर हुए, तो वो आपको देना है कौन? HL दत्तू। और ये 10 नंबर का क्वेश्चन का आंसर भी HL दत्तू होगा। इसके 3 क्वेश्चन एराइज होंगे। 3 क्वेश्चन कैसे हमने बताया एराइज होंगे कि एक क्वेश्चन ऐसे ही, ये तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 7वें अध्यक्ष कौन हैं जो 2 दिसंबर पहले पूछा जाएगा, कौन हैं, तो वो पूछा जाए, वो आपको कहना है कि HL दत्तू। और हाल ही में कौन रिटायर होने वाले हैं? HL दत्तू। मतलब 2 दिसंबर के बाद अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो कौन सा क्या लिखा जाएगा कि हाल ही में 7वें अध्यक्ष के रूप में, जो मानवाधिकार के 7वें अध्यक्ष थे, हाल ही में कौन थे जो रिटायर हुए हैं, तो आपको लगना है क्या? HL दत्तू। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। यदि आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा। और जहाँ कहीं भी कोई भी चीज़ें आपको मतलब क्लियर नहीं होती हैं तो आप अपने कमेंट को नीचे ज़रूर कमेंट करिएगा, और उसको हम अगले सेशन में लेने का प्रयास करेंगे आपके कमेंट को। तो जो भी कमियां रह गई हैं उनको सुधारने का प्रयास करेंगे, और जो भी आपको समझ में नहीं आया है उन सब चीज़ों को फिर से डिस्क्राइब करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।